दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। देखो बच्चों, तो आज हम लोग कुछ टाइम बाद मिले हुए हैं। आप लोग क्लास 8 के साइंस का जो वीडियो है वो इस चैनल पे लगातार आएगा। पहले भी कुछ वीडियो डाले थे, वो आप लोग जा कर के देख सकते हैं। वीडियो के मतलब चैनल के लिंक पे क्लिक कीजिएगा, वहाँ पे मिल जाएगा आपको। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं दहन और ज्वाला, जो कि बिहार बोर्ड के क्लास 10th के पहला चैप्टर है उसके बारे में। तो इस वीडियो में नोट्स जो है मुफ्त में मिलेगा। नोट्स टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पे नोट्स मिल जाएगा आप लोगों को। और लाइव लेक्चर के साथ साथ नोट्स बिल्कुल मुफ्त है, और एक ही वीडियो में पूरा पार्ट है जो कि क्लास 8 का है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हम अपने चैप्टर पे, और हैंड रिटन नोट्स जो कि बिल्कुल मुफ्त में मिलेगा। तो आप लोग अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, तो दहन और ज्वाला आपके पार्ट आपके स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। तो आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ पदार्थ तो अत्यधिक ज्वलनशील होते हैं, कुछ प्रयास करने पर जलाए जा सकते हैं, और कुछ पदार्थों का जलना संभव नहीं होता है। इसकी जांच करने के लिए पुआल, माचिस की तिल्ली, मिट्टी का तेल, कागज़, पत्थर के टुकड़े, कोयले के टुकड़े एकत्रित कीजिए और अपने शिक्षक महोदय को देख रेख में इन पदार्थों को एक करके जलाइए। छोड़िए, ये सब हम लोगों को नहीं करना है, लेकिन इसके कहने का अर्थ क्या है इसके बारे में आगे देखिए क्या लिखा है। पदार्थों का दहन और जलने की प्रक्रिया, ये एक हेडिंग है, पदार्थों की दहन और जलने की प्रक्रिया। तो इसमें क्या है कि अगर आपसे पूछा जाए कि किसी वस्तु को जलने के लिए क्या क्या चाहिए, तो आप क्या कहेंगे। माचिस या लाइटर। स्वाभाविक है, घर पे जो भी वस्तु किसी चीज़ को जलाया जाता है तो या तो माचिस से जलाया जाता है, नहीं तो गैस जलाना है तो लाइटर से जलाया जाता है। लेकिन क्या किसी और तरीके से भी चीज़ों को नहीं जलाया जा सकता है? आप लोग सोचिए और पता कीजिए, समझे। यहाँ पे क्रियाकलाप 1 दिया गया है, इसको समझते चलेंगे। जितने भी बुक में क्रियाकलाप दिया है सब इम्पोर्टेंट है और जो कि समझना ज़रूरी है। तो अपने आसपास के 2 पत्थर उठाइए, उसे कसकर आपस में रगड़ें और छूकर देखिए कैसा लगा। अगर इन्हीं पत्थरों और अंधेरों में बहुत जोर से एक दूसरे से रगड़े तो चिंगारी सी निकलती दिखाई देती। मतलब कि घर के आसपास अगर कोई पत्थर है तो उसको लीजिए और क्या कीजिए कि जब अंधेरा हो जाए तो उसको रगड़िएगा। तो ज़्यादा ज़ोर से रगड़ने पे जब वो पत्थर गर्म हो जाएगा, हीट हो जाएगा, तो उसमें से चिंगारी जैसा दिखाई देगा। तो किसी ऐसे दिन में जब धूप निकली हुई हो, एक हैंड लेंस और कागज़ लेकर कक्षा के बाहर जाइए और हैंड लेंस से सूरज की रोशनी को कागज़ पर केंद्रित कीजिए। थोड़ा देर में कागज़ को छूकर देखिए, हीट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये प्रयोग जो दर्शाया है, एक हैंड लेंस है ये, और ये हैंड लेंस है जो कि हाथ से पकड़ा हुआ है, और इसके जो प्रकाश है, सूर्य के प्रकाश ऊपर से आ रहे हैं और नीचे एक पेपर पे केंद्रित किए गए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं इस पॉइंट पे केंद्रित है प्रकाश। तो कुछ समय केंद्रित होने पे जब छुआ जाता है तो क्या होता है, पूरे पेपर गर्म हो जाता है और ज़्यादा देर करने पे आग भी लग सकता है। तो हैंड लेंस को वैसे ही कुछ देर तक पकड़े रहिए। अब पकड़ने रहने से देखिएगा तो कागज़ में आसानी पूर्वक आग लग जाता है। तो आग लगने के लिए क्या होता है ना कि असल में जब किसी चीज़ को गर्म करते हैं तो उसका तापमान बढ़ जाता है। स्वाभाविक है, गर्म करने पे तापमान बढ़ जाता है। जब तापमान किसी निश्चित मान पर पहुंच जाता है तो वह जलने लगती है। इसको एक परिभाषा के माध्यम से समझते हैं हम लोग। जैसे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि वह न्यूनतम तापमान जिस पर पहुँचने के बाद कोई पदार्थ जलना शुरू कर देता है तो उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहलाता है, इग्निशन टेम्परेचर कहलाता है। यानी कि वह न्यूनतम तापमान जिस पर पहुँचने के बाद कोई भी पदार्थ जलना शुरू कर देता है तो उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहते हैं। ज्वलन ताप प्रत्येक वस्तुओं के लिए अलग अलग हो सकता है। देखिए आगे लिखा हुआ है, जब तक किसी पदार्थ का तापमान इस मान से कम रहेगा तो वह नहीं जलेगा।
स्वाभाविक है, ज्वलन ताप तक किसी भी चीज़ को जलाने के लिए पहुंचाना पड़ेगा, नहीं तो नहीं जलेगा। अलग अलग तो वह कम रहेगा तो नहीं जलेगा। अलग अलग पदार्थों का ज्वलन ताप क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। मान लीजिए लकड़ी है, कागज़ है, दोनों को एक आंच में जलाया जाए तो क्या जलेगा? कागज़ को कम गर्मी की ज़रूरत होगी क्योंकि वो पतला होता है, तुरंत ही आग लग जाता है। लेकिन मोटा लकड़ी है, उसको ज़्यादा हीट की आवश्यकता होता है, इसीलिए ज़्यादा हीट दे करके ज्वलन ताप तक पहुंचाना पड़ेगा, तभी तो जलेगा। किसी पदार्थ को जलने के लिए कम तापमान तक गर्म करना पड़ता है, यानी कि उसके ज्वलन ताप तक गर्म करना पड़ता है। और किसी को ज़्यादा तापमान तक, अभी समझा, जैसे कागज़ है और लकड़ी है, तो कागज़ पतला होता है तो उसको जलाने के लिए कम तापमान तक गर्म करेंगे तो भी जल्दी जल जाएगा, और लकड़ी को ज़्यादा गर्म करना पड़ेगा। तो पदार्थों का ज्वलन ताप उसके प्रकृति पर निर्भर करता है कि कैसा वो पदार्थ है, उसके अनुसार वो जलेगा। जैसे देखिए, गर्मी के मौसम में बहुत अधिक गर्मी पड़ने पर कुछ स्थानों में सूखी घास आग पकड़ लेता है, जिससे पूरा जंगल ही आग के लपेट में आ सकता है, जिसे दावानल कहते हैं। ये जंगलों में आग लगने की प्रक्रिया जो होते हैं उसे दावानल कहते हैं, और ये पत्ते के रगड़ से ही उत्पन्न हो जाते हैं, क्योंकि गर्मी के दिनों में बहुत ज़्यादा सूख जाता है और सूखने के कारण टेम्परेचर भी हाई होता है और उसके ज्वलन ताप तक पहुंचा देता है, तो जिसके कारण उसमें आग लग जाता है। देखिए यहाँ पे, वह पदार्थ जिसका ज्वलन ताप कम होता है आसानी से आग पकड़ लेता है। जिसका ज्वलन ताप कम होगा उसको आसानी से आग पकड़ लेगा। जैसे कि पेट्रोल है, पेट्रोल ज्वलन ताप कम होगा तो आसानी से आग पकड़ लेगा। जैसे एक उदाहरण से समझिए, आपके घर से आपका स्कूल अगर नज़दीक है तो क्या होगा, आप जल्दी चले जाइएगा, और आपके घर से आपका जो ट्यूशन है या फिर कोचिंग है वो दूर है तो ज़्यादा समय लगेगा। वैसे ही जिस चीज़ का ज्वलन ताप जो कम होगा तो क्या होगा, वो जल्दी पहुंच जाएगा। यानी कि शॉर्ट दूरी रहेगा तो जल्दी पहुंच जाएगा आदमी, और लॉन्ग दूरी रहेगा तो ज़्यादा समय लगेगा। यानी कि ज्वलन ताप अगर अधिक है तो देरी से आग पकड़ेगा, ज़्यादा उसको हीट करना पड़ेगा। अगर कम है तो कम हीट में आग पकड़ लेता है। जैसे कि पेट्रोल है, पेट्रोल को अगर हम लोग केवल धूप में रख देते हैं तो उसमें आग पकड़ लेता है, उड़ जाता है मतलब। तो उसका ज्वलन ताप क्या है, कम है कि अधिक है, कमेंट में ज़रूर दें। कभी कभी माचिस की तीली जैसे ही स्टोव के बर्नर के बगल में आग की ज्वाला से दूर रखने पर भी आग पकड़ लेता है। क्या आप इसका कारण बता सकते हैं? देखिए, कभी कभी क्या होता है कि हम माचिस को स्टोव के आसपास रखते हैं तो वो पूरा हीट हो जाता है, गर्म होने के कारण ही हम लोग जो रगड़ के उसके ज्वलन ताप तक पहुंचाते हैं वो बिना रगड़े ही आग के मदद से उसके ज्वलन ताप तक पहुंच जाता है, जिसके कारण से वहाँ पे रखने पर ही आग लग जाता है। समझे? नहीं समझे तो कमेंट करके बताएं, या फिर इस वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार बिना स्किप किए हुए देखें। किसी भी पदार्थ का ज्वलन ताप उस पदार्थ की रासायनिक प्रकृति पर निर्भर करता है, पहले भी बताया, अभी भी लिखा हुआ है। पेट्रोल का ज्वलन ताप किरोसिन के ज्वलन ताप से क्या होगा, कम होगा। जैसे किरोसिन तेल है, पेट्रोल है, दोनों को अगर पानी में आग, मान लीजिए ये एक बाल्टी है, 2 बाल्टी लेंगे, इसमें डालेंगे हम लोग क्या, तो एक में डालेंगे किरोसिन तेल, एक में डालेंगे पेट्रोल, एक में किरोसिन, एक में पेट्रोल, दोनों में आग लगाएंगे तो किस में अधिक जल्दी पकड़ेगा? पेट्रोल को तो अभी बताया कि धूप में ही छोड़ देंगे तो वो जलना चालू कर देता है, भागना चालू कर देता है। लेकिन ये किरोसिन तेल को ज़्यादा टाइम लगता है आग लगने में। ये धूप के टेम्परेचर पे, ज़्यादा टेम्परेचर होगा तभी उड़ पाएगा, नहीं तो नहीं उड़ पाता है। आप यह जानकर हैरान होंगे कि सफ़ेद फास्फोरस नामक पदार्थ का ज्वलन ताप इतना कम होता है कि वह कमरे के तापमान पर ही जल उठता है। जो सफ़ेद वाइट फास्फोरस होता है उसको अगर रूम में रखेंगे ना तो आग लग जाएगा, इसीलिए इसे हाथ से नहीं छूते हैं और पानी के अंदर रखा जाता है। आप लोग फिल्म वगैरह में देखे होंगे लोग कि कोई हीरो अगर बैठा है और उसका बुक जैसे ही खुला उसमें आग लग गया तो क्या किया जाता है कि उसके अंदर सफ़ेद फास्फोरस को भर दिया जाता है, और जैसे ही वो खुलता है ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो वो जलना शुरू कर देता है। कौन? बुक।
तो लगता है कि ऐसा जादू से हुआ है, लेकिन वो जादू से नहीं होता है। जलने के लिए क्या क्या चाहिए इसके बारे में देखिए। जैसे कि एक उदाहरण दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं। एक मोमबत्ती है। मोमबत्ती को हम लोग क्या करते हैं कि घर पे ये कर सकते हैं। आप लोग एक मोमबत्ती लीजिएगा और एक गिलास लीजिएगा। यहाँ पे मोमबत्ती है, एक गिलास लीजिएगा और मोमबत्ती को जला के और गिलास से ढकिएगा। मोमबत्ती कब तक जलेगा? जब तक कि गिलास के अंदर पूरा ऑक्सीजन नहीं ख़त्म हो जाए तब तक। यानी कि ऑक्सीजन जैसे ही फिर गिलास उठा के हम लोग जलाते हैं तो जलते रहते हैं। यानी कि गिलास के अंदर ऑक्सीजन रहता है तभी जल रहा है, ऑक्सीजन ख़त्म तो वो बुझ जा रहा है। इससे इस नियम से ये साबित होता है कि जलने के लिए ऑक्सीजन आवश्यक होता है। किसी भी दहन के लिए क्या होता है? ऑक्सीजन आवश्यक होता है, यानी हवा आवश्यक होता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि दहन के लिए हवा आवश्यक होता है। टेंशन नहीं लीजिए, वीडियो के लास्ट में आपको नोट्स दिया जाएगा जो कि बिल्कुल ही शॉर्ट नोट्स है पूरे बुक के। यहाँ पे एक क्रियाकलाप 3 है, इसके पे भी थोड़ा सा विचार कर लिया जाए। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं फिगर में ये दर्शाया गया है कि एक कटोरी है, कटोरी को लेकर के और उसको आग पे यानी कि मोमबत्ती के आग पे गर्म किया जा रहा है। तो गर्म करने पे क्या पेपर जो ये पेपर है ये इसमें आग लग जाएगा। ये मोमबत्ती का लौ है जो कि पेपर को गर्म कर रहा है, ऊपर में पानी भरा हुआ है। तो आपके देखने से क्या होगा? इसमें आग लग जाएगा? बिल्कुल आग नहीं लगेगा, क्योंकि जो यहाँ का टेम्परेचर है यहाँ पे पहुँचने के बाद में ये पानी को दे रहा है, तो ऊपर जाके टेम्परेचर मेंटेन हो जा रहा है यहाँ का, इसलिए आग नहीं लगेगा इसमें। यही क्रियाकलाप था जो कि आपको समझा दिए। आपने देखा होगा कि लकड़ी वाले चूल्हे में कुछ खाली स्थान छोड़ दिए जाते हैं, या फिर स्टोव वगैरह जो होता है उसमें कुछ छिद्र होते हैं। या फिर गैस को उठाइएगा ना, गैस का जो चूल्हा होता है तो नीचे गोला गोला टाइप का ऐसा छिद्र होता है। ऐसा क्यों होता है, कभी पता किए हैं? तो ऐसा इसलिए होता है ताकि ईंधन जब जले तो उसमें हवा भी जाए साथ साथ, ताकि जलने में सहायता करे। तो दहन के लिए आवश्यक क्या क्या है इसके बारे में एक बार चर्चा करते हैं। तो साधारणतः जलने के लिए, जलना एक रासायनिक प्रक्रिया है, केमिकल चेंज। जैसे 7th क्लास में पढ़े होंगे केमिकल चेंज क्या होता है, जिसमें जैसे कि आग का जलना एक केमिकल चेंज है। जैसे हम लोग खरपतवार को जला देते हैं तो वो पुनः खरपतवार नहीं बन सकता है, तो उससे ही बोलते हैं हम लोग केमिकल चेंज, समझे? तो देखिए यहाँ पे जलने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए। तो ज्वलनशील पदार्थ का होना चाहिए, यानी कि जिस चीज़ को जलाना है वो होना चाहिए। ज्वलन ताप तक पहुँचाने का उपाय होना चाहिए, यानी कि सलाई या फिर लाइटर या फिर रगड़ने वाला कोई वस्तु होना चाहिए। और हवा की ज़रूरत होती है। इन्हीं तीनों चीज़ों की जलाने के लिए क्या होती है? आवश्यकता होती है। तो किसी भी चीज़ को जलाने के लिए, जैसे लकड़ी को जलाना है तो लकड़ी हो जाएगा, ज्वलनशील पदार्थ का होना ज्वलनशील पदार्थ हो जाएगा। और ज्वलन ताप तक पहुंचाने के लिए या तो माचिस चाहिए, नहीं तो पत्थर का टुकड़ा चाहिए, और हवा तो चाहिए ही, बिना हवा का आग ही नहीं पकड़ पाएगा। तो एक कहानी है, बहुत ही मज़ेदार कहानी है, माचिस की कहानी। आप जानते हैं कि पुराने समय में चकमक पत्थरों को आपस में रगड़ने पर निकलने वाली चिंगारी से आग लगाई जाती थी। माचिस बनने का प्रयास सबसे पहले 1680 ईस्वी में हुआ। रॉबर्ट बॉयल ने कागज़ के टुकड़ों पर सफ़ेद फास्फोरस लगाकर उसे सल्फर लगे कागज़ पर रखा, तो ऐसा करने से कागज़ में आग पकड़ ली। और सफ़ेद फास्फोरस बहुत ही कम तापमान पर आग पकड़ लेता है, इसके कारण वह खतरनाक होता है। इस तरह वह माचिस काफ़ी खतरनाक थी। यानी कि सफ़ेद फास्फोरस को अगर माचिस में ले लिया जाए तो क्या होगा? जैसे ही हिलेगा डुलेगा ना, तैसे ही आग पकड़ लेगा। जैसे पैकेट में रखें, पैकेट में ही आग पकड़ लेगा, तो कितना खतरनाक हो जाएगा। तो बनाने की शुरुआत तो 1680 से की चालू हो गया था, लेकिन माचिस का जो रूप मिला वो आगे मिला बहुत सालों के बाद में। माचिस का जो रूप आज हम लोग बनने की शुरुआत 1845 में लाल फास्फोरस का आविष्कार के बाद हुआ। यानी लाल फास्फोरस का आविष्कार कब हुआ था? तो 1845 में। लाल फास्फोरस अपने आप आग नहीं पकड़ता है, उजले फास्फोरस अपने आप आग पकड़ लेते हैं, लेकिन लाल फास्फोरस नहीं पकड़ते हैं।
अपने घरों में जो माचिस के डिब्बी देखे हैं उनके तिल्लियों पर लगा रसायन पोटेशियम क्लोरेट कहलाता है, यानी कि माचिस के जो तिल्ली पे लगे हुए होते हैं उसे पोटेशियम क्लोरेट कहते हैं, और डिब्बे पे जो लगा हुआ रहता है उसे सल्फर कहते हैं। फास्फोरस और सल्फर, लाल फास्फोरस और सल्फर लगा हुआ रहता है। लाल फास्फोरस के बीच में रेघारी वाला देखिएगा, वो उजला उजला लगा हुआ होता है, वो सल्फर होता है, और लाल लाल जो होता है लाल फास्फोरस होता है। माचिस की तिल्ली पर रगड़ने पर आसानी से जल उठती है, क्या अपने या नहीं जलती, अपने आप नहीं जलती है, इसीलिए खतरनाक भी नहीं होती है। लाल फास्फोरस इस्तेमाल करने पहली बार सेफ्टी माचिस लुंडस्टोन ने 1855 में स्वीडन में बनाई थी। स्वीडन एक देश है, वहाँ पे माचिस का आविष्कार हुआ था। तो मोमबत्ती के इतिहास के बारे में एक सारांश है छोटा सा। मोमबत्ती समझिए मोम एक ईंधन है, यानी कि ऊर्जा का एक रूप है जो कि हाइड्रोकार्बन, जो हाइड्रोजन और कार्बन का बना होता है। मधुमक्खी के छत्ते से निकलते हैं मोम, आपको तो ये सब पता ही होगा। मोमबत्ती जो होता है चारों ओर मोम से घिरा होता है और बीच में एक बत्ती होती है, जिसके कारण इसका नाम हम लोग क्या बोलते हैं, मोमबत्ती। देखिए यहाँ पे ये चारों तरफ से मोम से घिरा हुआ है, ये सब मोम है और बीच में एक बत्ती डाला हुआ है, और इसी कारण इसे मोम के बीच में बत्ती होता है, इसीलिए इसे मोमबत्ती बोलते हैं। मोमबत्ती के तो अगर हम लोग आग जलने में आग अगर लगा हुआ है तो कैसे आग के बुझाएंगे, इसके बारे में देख लेते हैं। तो दहन पदार्थ को हटा देंगे, यानी जो जलने वाला पदार्थ है उसको ही हटा देंगे, तो क्या आग जलेगा, नहीं जलेगा। या फिर ऑक्सीजन को बंद कर दिया जाए, तो ऑक्सीजन को बंद कर देंगे, यानी कंबल ओढ़ा देंगे तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो वो आग बुझ जाएगा। उसके ज्वलन ताप को बढ़ा देंगे तो क्या होगा, आग फिर भी ज्वलन ताप को बढ़ा देंगे तो आग उसमें नहीं पकड़ेगा जल्दी। पानी वगैरह दे करके भिगा के ज्वलन ताप को बढ़ा देंगे। चलिए तो चलते हैं नोट्स पे, जो कि शॉर्ट नोट्स है, आपको अच्छा लगेगा। तो नोट्स आपकी स्क्रीन पे है, देख सकते हैं। इसको भी एक बार समझाने का प्रयास करते हैं। चैप्टर 1 का ही है, दहन और ज्वाला। तो सबसे पहले परिभाषा है ज्वलन ताप का। इग्निशन टेम्परेचर, वह न्यूनतम तापमान जिस पर पहुंचने के बाद कोई भी पदार्थ जलना शुरू कर देता है, उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहलाता है। इसको आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। प्रिंट निकलवाना चाहते हैं तो प्रिंट भी निकलवा सकते हैं, टेलीग्राम के या फिर व्हाट्सअप के ग्रुप में मिल जाएगा। आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, जहाँ चाहे वहाँ पर जुड़ सकते हैं। अलग अलग पदार्थों का ज्वलन ताप अलग अलग होता है, अभी समझाए भी हैं। जो भी अलग अलग पदार्थ होते हैं उनके ज्वलन ताप अलग अलग होते हैं। पदार्थों का ज्वलन ताप उसके प्रकृति पर निर्भर करता है। किस प्रकार का प्रकृति है, किसी में कम ज्वलन ताप होता है, किसी का ज़्यादा ज्वलन ताप होता है, तो उसके अनुसार वो डिपेंड करता है। जलना एक रासायनिक प्रक्रिया है, इसमें 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। अभी जो समझाएं क्या क्या चीज़ लगता है। तो ज्वलनशील पदार्थ लगेगा, जिसको जलाना है वो चाहिए। ज्वलन ताप तक पहुंचाने का उपाय चाहिए, यानी ज्वलन ताप तक ले जाने तक के लिए माचिस या लाइटर चाहिए। और हवा की ज़रूरत होती है, बिना हवा के कोई भी चीज़ जल नहीं सकता है, तो ये तो चाहेगा ही। ये देखिए, वह पदार्थ जिसका ज्वलन ताप कम होता है वह आसानी से आग पकड़ लेता है। अभी भी समझाएं, जैसे कि एक यहाँ पे समझिएगा, ये आपका हाउस है, ये आपका स्कूल है, यहाँ ये ये छोटा है, ये आपका हाउस है, और इधर ट्यूशन है, यहाँ पे ट्यूशन है। तो ये क्या हो जाएगा, ये छोटा होगा और ये बड़ा होगा, तो कहाँ पे जल्दी पहुँचाएगा, स्वाभाविक है स्कूल ही जल्दी पहुँच पाइएगा। तो वैसा ही होता है ज्वलन ताप। ज्वलन ताप स्कूल का दूरी कम है तो जल्दी पहुँच जाएंगे, इसीलिए ज्वलन ताप जिस पदार्थ का कम होता है उसमें जल्दी आग लग जाएगा। जैसे कि पेट्रोल है, पेट्रोल में जल्दी आग लग जाएगा, लेकिन दूसरे चीज़ों का बात करें, जैसे भीजा हुआ कपड़ा लेके चले जाए तो उसका ज्वलन ताप बढ़ जाएगा। तो जैसे ट्यूशन दूर है वैसा ही ये दूर हो जाएगा, तो इसमें देरी से आग लगेगा और इसमें जल्दी आग लग जाएगा, समझे। माचिस की कहानी भी यहाँ पे बता दिए। जैसे माचिस के जो डिब्बे होते हैं, इस पर लाल फास्फोरस वो और सल्फेट लगे हुए होते हैं, लाल फास्फोरस लगे हुए होते हैं। और जो माचिस का तिल्ली होता है, इसको
पोटेशियम क्लोरेट लगा हुआ रहता है। माचिस बनाने का प्रयास सर्वप्रथम 1680 में रॉबर्ट बॉयल के द्वारा किया गया था, हालांकि उस समय सक्सेसफुल नहीं हुआ था। रॉबर्ट बॉयल ने सफ़ेद फास्फोरस को कागज़ के टुकड़े पर लगाकर उसे सल्फर लगे कागज़ पर रखा, तो जैसे ही रखा उसमें आग पकड़ लिया। ये काफ़ी ख़तरनाक था, इसीलिए ये उपयोग में नहीं हो पाया। लेकिन धीरे धीरे जब 1845 आया तो उसमें लाल फास्फोरस का खोज किया गया, यानी आविष्कार किया गया। और लाल फास्फोरस में बिना रगड़ के आग नहीं पकड़ता, इसीलिए कार्ल लुंडस्टोन के द्वारा 1855 में स्वीडन में पहली बार लाल फास्फोरस का प्रयोग करके माचिस बना दिया गया, और जिसका उपयोग आज हम लोग करते हैं वही माचिस है। एक सवाल है, आग गर्म क्यों होता है? तो आग के गर्म होने के पीछे का कारण है कि आग जो होता है जलना एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें नए पदार्थों का निर्माण होता है, जो कि पुराने वाले पदार्थ प्राप्त नहीं हो सकते हैं, और नया पदार्थ अस्थायी होता है। अभी बताएं कि प्राप्त नहीं किया जा सकता, पहला पदार्थ यानी अस्थायी होता है। इस प्रक्रिया में काफ़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है, जिसके कारण ऊष्मीय मान बहुत ज़्यादा होता है, जिससे आग गर्म होता है। ऊष्मीय मान के कारण क्या होता है? आग गर्म होता है। आग पर नियंत्रण पाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? तो बाह्य पदार्थ को हटा देने से आग पे नियंत्रण हो जाएगा। O2 की आपूर्ति, ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद कर देंगे तो आग पे नियंत्रण हो जाएगा। ज्वलनताप को बढ़ा देंगे तो आग पे नियंत्रण किया जा सकता है। अग्निशामक यंत्र यानी आग बुझाने वाले यंत्र का प्रयोग किया जाता है। आग देखे होंगे आसपास आग वगैरह कभी लगता है तो आग बुझाने वाले दमकल की गाड़ियाँ आती है, उसको बोलते हैं अग्निशामक यंत्र बोलते हैं। मोमबत्ती के ज्वाला के 3 क्षेत्र होते हैं, एक बाहरी क्षेत्र, दूसरा मध्य क्षेत्र, तीसरा आंतरिक क्षेत्र। यहाँ पे देख सकते हैं बाहरी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र और आंतरिक क्षेत्र के बारे में। जैसे यहाँ पे देखिए बाहरी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र, आंतरिक क्षेत्र। आंतरिक क्षेत्र मोमबत्ती के भीतर वाले भाग को बोलते हैं, और मोमबत्ती के जो भी बाहर वाले भाग होंगे वो मध्य भाग बोले जाएंगे। बीच वाले भाग को यहाँ पे देख सकते हैं, बीच वाला भाग है, ये भाग है अंदर वाला, और ये वाला भाग है जो बाहर दिख रहा है वो बाहरी क्षेत्र है, यानी कि बाहरी क्षेत्र। यहाँ पे थोड़ा और जूम करके आपको दिखाने का प्रयास करते हैं ताकि आपको समझ में। देखिए ऊपर वाला बाहरी क्षेत्र, बीच वाला मध्य क्षेत्र, और सबसे जो बीच वाला है वो आंतरिक क्षेत्र। यहाँ पे ये आंतरिक क्षेत्र, ये मध्य क्षेत्र, ये बाहरी क्षेत्र। जो बाहर में दिखता है बाहरी क्षेत्र, जो बीच में है मध्य क्षेत्र, जो जहाँ पे जलता है जो उसे आंतरिक क्षेत्र बोलते हैं। ये एक मोमबत्ती का फिगर है। तो देखिए दोनों में, तीनों में अंतर क्या क्या होता है। बाहरी क्षेत्र नीला और अदीप्त होता है, यहाँ पूर्ण दहन होता है क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा उपलब्ध होता है, और सबसे गर्म होता है जो कि बाहरी क्षेत्र होता है, वहाँ पे अंगुली लगाने पे बहुत गर्म फील होता है। मध्य भाग पीला चमकीला और दीप्त क्षेत्र होता है, यहाँ कुछ कार्बन के कण भी होते हैं। ये कण गर्म होकर वाष्पित हो जाते हैं और चमकने लगते हैं। यहाँ पर भी पूर्ण दहन नहीं होता है क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ भी कम मिलता है। जो बाहरी क्षेत्र होता है वहीं पे पूर्ण रूप से दहन होता है, वहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा प्रचुर मात्रा में रहती है, जिसके कारण वहीं पे दहन होता है। और एक लास्ट क्षेत्र या आंतरिक क्षेत्र बत्ती के एकदम नज़दीक होता है, बत्ती के एकदम नज़दीक होता है, या काला रंग का होता है क्योंकि कार्बन के कुछ कण बच जाते हैं। या सबसे कम गर्म वाला क्षेत्र है, वहाँ पे अंगुली बीच में करने पे नहीं भी जलता है। तो ये क्वेश्चन आंसर है। तो आशा करते हैं कि आपको ये पार्ट समझ में आया होगा। अगर पार्ट समझ में आया हो तो लाइक करें। क्वेश्चन आंसर के लिए आप कमेंट में बता सकते हैं। अगर ज़्यादा कमेंट आएगा क्वेश्चन आंसर के लिए तो क्वेश्चन आंसर पे एक अलग वीडियो बना देंगे पार्ट 2 करके। और नोट चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक है, वहाँ पे जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद, अच्छे से रहिए और पढ़ाई कीजिए। जय हिंद।